हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कॉमर्स की वन लाइनर एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस में आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आज वीडियो का ये पार्ट नंबर 4 है जो वन लाइनर एमसीक्यूज़ स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या इससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि आज की पार्ट नंबर 4 की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डी कंप्यूटर सेट स्क्रिप्चर्स पुस्तक के लेखक कौन थे। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन यहाँ से हम क्वेश्चन में ये देखते चलेंगे कि किस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी डिस्कशन हम साथ में साथ करते चलेंगे। तो डी कंप्यूटर सेट स्क्रिप्चर्स पुस्तक के लेखक हमारे लुकास पैसियोली साहब थे। इन्होंने 1494 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। ये इटली के रहने वाले थे। ठीक है, इटली में वेनिस शहर में ये रहने वाले थे। इसको आप लोग याद रखिएगा कि 1494 में डी कंप्यूटर सेट स्क्रिप्चर पुस्तक का प्रतिपादन लुकास पैसियोली ने किया था। लुकास पैसियोली इटली देश के वेनिस शहर के रहने वाले थे और 1494 में इन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि लुकास पैसियोली का संबंध किस सब्जेक्ट से था, या वो किस विषय में रुचि रखते थे, या उनका सीधे सीधे ये पूछेगा कि संबंध किससे था। क्या वो एक गणितज्ञ थे, क्या वो एक अर्थशास्त्री थे, या वो क्या थे। तो लुकास पैसियोली जो है ये हमारे एक गणितज्ञ थे। ठीक है, ये हमारे गणितज्ञ थे, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। डी कंप्यूटर सेट स्क्रिप्चर पुस्तक के लेखक लुकास पैसियोली थे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि डी कंप्यूटर सेट स्क्रिप्चर्स का जो पुस्तक थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद ओल्ड कैसिल ने किया था और वो सन था 1543। यानी कि उन्होंने उस पुस्तक को अपनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में या इटैलिक लैंग्वेज में प्रकाशित किया था। तो वर्ल्ड में सबसे पहले ओल्ड कैसिल ने उसका इंग्लिश में अनुवाद किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन अब यहाँ से ये बनेगा कि इस पुस्तक को डायरेक्टली सबसे पहले इंग्लिश में किसने उतारा था वर्ड में। तो एडवर्ड जोन्स ने इस पुस्तक को सबसे पहले उतारा था इंग्लिश में, इस वर्ड में, और वो सन था हमारा 1795 ईस्वी में। उन्होंने, एडवर्ड जोन्स ने डुअल एंट्री सिस्टम को पहली बार टोटली इंग्लिश में उन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 हमारा कह रहा है कि व्यावसायिक लेन देन को निश्चित नियमों के अनुसार उचित बहियों में रखने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कि अपने व्यवसाय में दिन प्रतिदिन या एक दिन में जितने भी खर्चे होते हैं, जितने का हमने माल खरीदा, जितने का माल बेचा, किससे क्या मिला, किसको क्या दिया, इसका दिन प्रतिदिन यानी डेट वाइज इसका जब भी हम लेखा करते हैं तो उसको हम पुस्तपालन कहते हैं। और पुस्तपालन में जनरल एंट्री यानी कि रोजनामचे में हम जनरल एंट्री के माध्यम से इस लेखों को करते हैं। तो निश्चित नियमों के अनुसार उचित बहियों में लेखा रखने की प्रक्रिया को हम पुस्तपालन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि ऐसे कार्य जो तलपट बनाने के पहले किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, या उनके अंतर्गत किन किन कामों को शामिल किया जाता है। तो तलपट बनाने के पहले जो भी काम किए जाते हैं उसको पहली बात तो ये है कि हम पुस्तपालन कहते हैं। ठीक है, अब पुस्तपालन के अंतर्गत हमारा आता है रोजनामचा, खाता बही। ठीक है, पुस्तपालन के अंतर्गत हमारा आता है रोजनामचा और खाता बही। अब क्वेश्चन यहाँ से एक ये बन रहा है कि अगर क्वेश्चन में ये पूछते कि पुस्तपालन की प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक कौन है, तो रोजनामचा है, और पूछ देगा कि पुस्तपालन की अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक कौन है, तो खाता बही। ठीक है, खाता बही को व्यापार की प्रधान पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है कि ऐसे कार्य जो तलपट बनाने के पहले किए जाते हो वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो पुस्तपालन के अंतर्गत आते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि पुस्तपालन के कार्य के बाद आरंभ होने वाले कार्य को क्या कहा जाता है। तो पुस्तपालन के कार्य को आरंभ जो होता है उस कार्य को हम लेखांकन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लेखांकन के नाम से जानते हैं, अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि पुस्तपालन में हमारी जनरल एंट्री होती है और लेजर बनाया जाता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग और पीएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये हमारे लेखांकन के अंतर्गत यानी अकाउंटेंसी के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि लेखांकन के बाद कौन से काम को शुरू किया जाता है।
तो लेखांकन के बाद अपना जो काम शुरू होता है वो शुरू होता है अंकेक्षण। क्या शुरू होता है? अंकेक्षण। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि पुष्पपालन क्या है? क्या पुष्पपालन सिर्फ कला है? क्या पुष्पपालन सिर्फ विज्ञान है? क्या कला और विज्ञान दोनों है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो पुष्पपालन हमारा एक कला और विज्ञान दोनों है, यानी कला के साथ साथ विज्ञान भी है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि पुष्पपालन की प्रारंभिक इकाई क्या है? अभी ऊपर क्वेश्चन में बात हुई है, मैंने बतलाया है कि पुष्पपालन की प्रारंभिक इकाई रोजनामचे में प्रविष्टि करने से शुरू होती है और अंतिम उसकी जो इकाई है वो खाता बही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि व्यवसाय की पूंजी व्यवसाय के लिए क्या होती है? यानी कि व्यवसाय की पूंजी एक व्यवसाय के लिए क्या होती है? यानी कि जो एक व्यवसाय होता है, यानी कि एक मालिक जब अपने व्यवसाय में पूंजी को इन्वेस्ट करता है तो व्यवसाय उसके लिए देनदार हो जाता है, ठीक है, और मालिक अपने व्यवसाय के प्रति लेनदार हो जाता है। तो पूंजी व्यवसाय के लिए एक दायित्व का काम करती है, एक लायबिलिटी का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन की परिपाटी नहीं है? तो नहीं का जब जहां सवाल आ जाए तो सबसे पहले हमको वहां पर यह देखना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो हैं, जो सही हैं। तो नहीं को कुछ देर के लिए हटा दिया जाए। लेखांकन परिपाटी हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि परिपाटी कौन कौन सा है। तो ये हमारी प्रकटीकरण की भी परिपाटी होती है, रूढ़िवादिता की परिपाटी होती है, एकरूपता की भी परिपाटी होती है, और परिपाटी की संख्या हमारी 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है ना। और उपार्जन जो है ये हमारी एक परिपाटी नहीं है, बल्कि ये हमारी एक अवधारणा होती है। क्या होती है? धारणा। ये हमारी एक अवधारणा होती है और लेखांकन में अवधारणा की शायद 8 अवधारणाएं होती हैं, ठीक है ना। तो उपार्जन की अवधारणा हमको ये बतलाती है कि इसमें उधार के साथ साथ नगद या नगद के साथ साथ उधार का भी लेखा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रकटीकरण की परिपाटी जो हमको ये बतलाती है कि समस्त लेखांकन में समस्त आय या व्यय जो भी जैसे हैं, यानी कि निष्पक्ष तरीके से उनका लेखा किया जाएगा। अगर कोई अमाउंट 500 रुपया है तो उसको 500 रुपया ही लिखा जाएगा, ठीक है। 510 रुपया 20 पैसा है तो निष्पक्षता के साथ उसको 510 रुपया 20 पैसा ही लिखा जाएगा। ये हमको प्रकटीकरण की परिपाटी बताती है। रूढ़िवादिता की परिपाटी हमको ये बतलाती है कि भविष्य में हमको लाभ हो या न हो, हमको इससे मतलब नहीं रखना है, लेकिन अगर हमको ये लग गया कि आने वाले दिनों में हमारे व्यापार में हानि होने वाली है तो उस हानि का आयोजन या प्रोविज़न हमको पहले से ही अपलिखित कर लेना चाहिए। यानी कि रूढ़िवादिता हमको ये बतलाती है कि भविष्य में आप लाभ की चिंता मत कीजिए, हाँ, हानि अगर आपको लग रहा है कि होने की संभावना है तो पहले से ही उसका लेखा आप कर लीजिए। एकरूपता की परिपाटी हमको ये बतलाती है कि व्यवसाय अनंत यानी कि अपने चलता रहेगा हमेशा। ये तब तक चलने वाली प्रक्रिया है जब तक कि व्यवसाय दिवालिया ना हो जाए या व्यवसाय खुद दिवालिया ना हो जाए। ये अपने अंतिम सीमा तक चलने वाली परिपाटी है, तो एकरूपता की परिपाटी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारी एक परिपाटी नहीं है बल्कि एक हमारी अवधारणा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि व्यक्तिगत खातों के प्रकार कितने होते हैं? खाते तो आमतौर से 3 होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, लेकिन पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत हमारे 3 खाते आते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि व्यापार खाता किस प्रकार का खाता होता है? तो व्यापार खाता अपना एक प्रकार का नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इसमें कुछ खर्चों को भी दिखाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि आर्थिक चिट्ठा हमारा किस प्रकार का खाता है या आर्थिक चिट्ठा हमारा क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है व्यक्तिगत खाता, बी कह रहा है नाम मात्र खाता, सी कह रहा है एक विवरण और डी कह रहा है कि ये एक वास्तविक खाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों को। आर्थिक चिट्ठा दोस्तों ये किसी प्रकार का कोई खाता नहीं होता है, बल्कि ये एक विवरण होता है, ठीक है ना, या इसको हम सूची पत्र के भी नाम से जानते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें ये ज़रूर बन सकता है कि बैलेंस शीट में या आर्थिक चिट्ठे में किस किस टाइप के अकाउंट को दिखाया जाता है। तो इसमें नॉमिनल अकाउंट को नहीं दिखाया जाता है, इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट को दिखाया जाता है और अपने रियल अकाउंट को दिखाया जाता है। अपने रियल अकाउंट को इसमें यानी वास्तविक खातों को दिखाया जाता है।
तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर कि आर्थिक चिट्ठा एक विवरण होता है या सूची पत्र के नाम से भी इसको जानते हैं। ये खाता नहीं होता है, बस इसमें रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का लेखा किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि खाता बही के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, यानी कि खाता बही यानी कि जब हम लेजर बनाते हैं या जनरल एंट्री से जब हम खाता बही में अपनी एंट्री को पोस्ट करते हैं तो वो कौन कौन से ऐसे खाते हैं जो हमारे खाता बही के अंतर्गत जाते हैं यानी लेजर में जाते हैं। तो हम तीनों प्रकार के खातों का खाता में लेखा करते हैं और तीनों का अकाउंट खोलते हैं और उनका बैलेंस मिलाते हैं या उनके शेयर्स को निकालते हैं। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों तरह के अकाउंट का लेखा हम खाता बही के अंतर्गत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि उपार्जन की अवधारणा किससे संबंधित होती है। तो उपार्जन की अवधारणा हमारी आगम से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उपार्जन की अवधारणा हमको ये बताती है कि उपार्जन की अवधारणा के अंतर्गत नगद लेन देन के साथ साथ उधार का भी लेन देन इसके अंतर्गत किया जाता है। आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि तलपट के अंदर दिए गए अनर्जित आय का लेखा किया जाता है। तो अनर्जित आय और अर्जित आय ये दो हुए, या तो आप इसको ये कहिए अर्जित और अनर्जित हो गया, या तो इसको आप उपार्जित आय कहिए या अनुपार्जित आय कहिए। ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि अनर्जित आय किससे, तो पहले आप इसको देख लीजिए। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अनएक्रूड इनकम बोलेंगे, अनएक्रूड इनकम बोलेंगे, या तो हम इसको बोलेंगे अनअर्न्ड इनकम। ठीक है। अब देखिए ये अनर्जित आय होती क्या है या अनुपार्जित आय क्या होती है। ये एक प्रकार की ऐसी आय होती है जो हम कमाए हुए नहीं होते हैं बल्कि हमको एडवांस में मिल जाती है। जैसे हमने किसी व्यक्ति को 100 रुपये का माल बेचा, हमको चाहिए तो 100 रुपया, लेकिन बंदे ने हमको, पार्टी ने हमको बेच दिया 120 रुपये। यानी कहीं ना कहीं ये एक 20 रुपया हमारे ऊपर एक बोझ बन गया है, ये हमारी लायबिलिटी है। चाहे तो हम उसको माल 20 रुपये का भेजें या तो ये 20 रुपया उसको ट्रांसफ़र करें। तो अकाउंटिंग फील्ड में क्या किया जाता है कि जब हमको ये मालूम हो जाता है कि पैसे एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो पीएल अकाउंट में मान लीजिए कि आ गई हमारा 1000 आ गया, हमको चाहिए था 800। ठीक है। तो 200 रुपया हम माइनस करके 800 रुपया इसको हम शो करेंगे पीएल के क्रेडिट साइड में, क्योंकि पीएल क्रेडिट साइड हमको ये बतलाता है कि जो भी व्यापार से संबंधित आय होती है उसको हम पीएल के क्रेडिट में लिखते हैं। तो चाहिए था हमको 800, लेकिन बंदे ने भेजा 1000 रुपया। तो वहीं पे अनर्जित आय के रूल हमको ये कहता है कि वहीं पे उसको 1000 में से 200 रुपया माइनस करके 800 रुपया अमाउंट के मेन कॉलम में लिखेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में इस 200 को हम लेकर के जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि तलपट के अंदर दिए गए अनर्जित आय का लेखा किया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका लेखा सिर्फ और सिर्फ केवल चिट्ठे में होगा, क्योंकि बोला है कि तलपट के अंदर दिया गया है। तो तलपट के अंदर का मतलब ये हुआ कि तलपट के अंदर देने का मतलब कि ये पहले से ही घटाया और बढ़ाया जा चुका है, जो भी करना होगा ये हो चुका है। इसका बस एक जगह लेखा होगा केवल चिट्ठे में। यही अगर वो तलपट में न दे करके तलपट के बाहर दिया होता तो इसका लेखा हम पीएल में भी करते या ट्रेडिंग में करते, दोनों में से एक जगह, और उसके बाद बैलेंस शीट में भी इसका लेखा किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में ये दिया है, यानी कि इसको घटाया जा चुका है, तो इसको केवल और केवल हम आर्थिक चिट्ठे के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो ये थे क्वेश्चन दोस्तों, आज के 15 हमारे क्वेश्चन MCQs कॉमर्स के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। ओके, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। और आप अगर कोई टॉपिक चाहते हो तो कमेंट करो, मैं स्पेशली उस टॉपिक पे भी क्वेश्चन आपके लिए बना दिया करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।